एक फिल्म आज रिलीज़ हुई है जो आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जिसका नाम इमरजेंसी है। ये फिल्म जो है ज़्यादातर लोग देख नहीं रहे हैं, देखें या न देखें मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लोग देखना चाहें देखें, ना देखना चाहें ना देखें, लेकिन इस फिल्म से ज़्यादा ज़रूरी जो इमरजेंसी की असली दास्तान है, जो कहानी कभी नहीं बताई गई, वो हमारे जो देवा सायम साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिख के, एमजी देवा सायम साहब, आप सब उन्हें जानते हैं। ये किताब उन्होंने एक लिखी है, इमरजेंसी एंड नियो इमरजेंसी, यानी कि 1975 वाली इमरजेंसी और आज जो इमरजेंसी है, उन दोनों का मिलान, यानी कि उन्होंने उसका कंपैरिजन किया है और निष्कर्ष ये निकाला है कि वो इमरजेंसी भी कोई इमरजेंसी इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी आज की इमरजेंसी, जो आज अघोषित जो आपातकाल लगा हुआ है वो है। इसमें एक और एस्पेक्ट है, देवा सायम साहब वो व्यक्ति हैं जो कि एक तरीके से उस समय में जयप्रकाश नारायण साहब को चंडीगढ़ जेल में रखा गया और उस वक़्त के डीसी एमजी देवा सायम साहब थे चंडीगढ़ के, तो वो जयप्रकाश नारायण जी के रेगुलर टच में थे और उनसे बहुत सारी उनकी डिस्कशंस हुई, बातें हुई और आरएसएस ने किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी के सारे आंदोलन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो एक तरीके से क्रेडिबिलिटी बनाई, उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। तो शायद आरएसएस को देश में प्रमुखता प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि आरएसएस उस समय एक ऐसा संगठन था जो उस समय के लोगों के जहन में क्या था आरएसएस के बारे में, कि ये वो संगठन है जिसे सरदार पटेल साहब ने बैन किया था। इस संगठन को बैन होने वाली जो छवि थी ना, सरदार पटेल साहब के द्वारा बैन हुई संगठन की छवि, वो धोने के लिए सारे स्लीपर सेल्स ने, जो जयप्रकाश नारायण जी से इंदिरा जी और दोनों वो आपस में बात करने को भी एक तरीके से तैयार हो गए थे और इमरजेंसी विड्रॉ तक हो जाती। ये सब राज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस किताब में हैं, जो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को पढ़ने चाहिए। ये फिल्म तो जैसी है वो सब आप लोग जानते ही हैं, किसने ये फिल्म चलवाई है, किसने उसकी कंट्रोवर्सी है। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये हो रही है कि इमरजेंसी फिल्म के बारे में स्वयं सरकार ने इतनी कोशिश करके कंट्रोवर्सी बनाई, उसमें रोक भी ली कुछ देर के लिए कि कंट्रोवर्सी फैल जाए किस तरीके से, लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं चल नहीं पा रही है। फिर ये किताब पढ़ने के लिए लोगों के पास अच्छा मौका है इमरजेंसी की असली पिक्चर जानने के लिए, और आज की इमरजेंसी किस प्रकार की इमरजेंसी है उसके बारे में इसमें लिखा हो। सिडनी विरोध क्यों कर रहे हैं सर आप इस फिल्म का, क्या वजह है? देखिए, वजह यह है, सीधी सीधी बात है, आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड फिल्म है, उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई फिल्म है। ये विरोध का सीधा कारण है। आरएसएस और बीजेपी का विरोध का कारण मेरा ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी आरएसएस और उस समय की जंग संघ के बारे में ये बोला था कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कि अंबेडकराइट हैं, वो कहीं भी और चले जाएं मगर इन दो संगठनों में ना जाएं। ये बाबा साहब का कहना है, उसी को मैं आज रिपीट करता हूं। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं ये भी बात कि आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के आप, दिल्ली में भी मैं यही कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के कहीं भी और वोट दे, जो भी कैंडिडेट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अच्छा उनको नज़र आ रहा है मजबूत, वहाँ वोट दें। मैं ये बाबा साहब से सीख के ही कह रहा हूँ। और अब जब जिसने बनाई है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ और उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। देखिए, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना। अभिनय तो मुझे मोदी जी का सबसे ज़्यादा पसंद है, अभिनय तो अमित शाह जी का सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसका मतलब मैं उन्हें ही देखता रहा हूँ। अभिनय तो मोदी जी के सामने कंगना रनावत जी कुछ भी अभिनय करने नहीं पाएंगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। मोदी जी उनसे कहीं 10 गुना ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं, मगर अच्छा एक्टर होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि आदमी कर क्या रहा है, अपने टैलेंट का फ़ायदा या नुकसान क्या कर रहा है। जैसे अमित शाह साहब कम बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने की कितनी ज़बरदस्त कोशिश की पार्लियामेंट में, तो क्या अब वो उनकी वीडियो बार बार देखूं? मैं तो देखता ही नहीं उनकी वीडियो कभी भी, जो वो बार बार सर्कुलेट कराते हैं अपने ही
आरएसएस और बीजेपी के जो उनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, सबसे बार बार अमित शाह साहब ही तो करा रहे हैं उसको प्रोपोगेट बार बार। तो मैं वो देखूं? आप जो विदुड़ी जी ने, जो विदुड़ी, एक मिनट, वे जो रमेश विदुड़ी जी हैं, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, अब उन्होंने जो घटिया बयान देते हैं वो अपनी मानसिकता बार बार दिखा रहे हैं। अभी एक और भी बयान दिया उन्होंने, हिरनी और पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं वो। तो मैं उनको देखूं? एक्टर वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर उनकी जो ये गंदे घिनौने कारनामे हैं उनको देखना आवश्यक नहीं है। आप सर, जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो काला दौर था, उसको फिल्म में दिखाया गया। आजकल के दौर के बच्चे देखेंगे और जानेंगे कि आखिर इमरजेंसी क्या थी। तो क्या गलत है इसमें? आजकल के बच्चे इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी देख रहे हैं ना, इसीलिए तो ये किताब है अघोषित इमरजेंसी। आज नौकरियां नहीं है और जो नौकरी मांगने सड़क पे मांग कर बैठे हैं उनके डंडे पड़ रहे हैं। आज देश की सेना को, देश की सुरक्षा को कमज़ोर करने के लिए अग्निवीर नामक एक संस्था चलाई जाती है चाइना और पाकिस्तान से। मेरा तो ये इल्ज़ाम है ना, हमारा ये इल्ज़ाम है कि साथ साजिश करके आज भी आज तो एक किसी ने आरटीआई लगाई है, ये तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता ने, उसका आरटीआई का जवाब में पढ़ रहा था कि 38,000 किलोमीटर जगह चाइना ने हमारी हड़प ली है। ये इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी जब आर्टिकल 1 जो कि भारत की सीमाएं निर्धारित करता है उसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी? आज आप अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, देखिए चुनाव में चोरी की मशीनों का मैं आज नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब और दूसरे चैनलों से मिलके उसमें वो ये आपकी रीच कम कर देते हैं, आपके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। इससे बड़ी इमरजेंसी होगी कुछ? इंदिरा जी के खिलाफ तो उस समय सब बोल रहे थे और फिर निष्पक्ष चुनाव हुआ और उनका सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। लेकिन आप इमरजेंसी कह रहे हैं और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद स्वतंत्रता मिल गई है, 2014 के बाद स्वतंत्रता मिल गई है, तो अब इमरजेंसी कहाँ रह गई? स्वतंत्रता मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। तो मैं कह तो रहा हूँ यही तो स्वतंत्रता है। आप एक शब्द नहीं बोल सकते, आप नौकरी नहीं मांग सकते, आप अगर पत्रकार हैं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, और अगर आप आरएसएस और बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो ईडी सीबीआई सब आपको क्लीन चिट दे देती है, वैसे आपको पकड़ के जेलों में ठूस देगी। आपको जज लोया का एग्जाम्पल आपके सामने है, यही तो आज़ादी है। और मोहन भागवत जी आपको जेल भेजा गया? आप इतना तो बोलते हैं डेली, आप हर वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कब आपको जेल भेजा गया? मैं अकेला ही तो बचा हुआ हूँ इतना बोल के, उनकी पूरी कोशिश भी नाकाम कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूत वाला अम्बेडकराइट और मजबूत वाला मुसलमान हूँ। इसलिए तो नहीं बचे हुए हैं। कौन? आप मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, करते हैं उसके स्लीपर सेल को। ये तो मैं कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा एहसान कर रहा हूँ और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं तो डिक्लेयर्ड मेरी पॉलिसी है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ आरएसएस बीजेपी के समर्थन को छोड़ के, जिसमें से एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो एकदम मुसलमानों की पार्टी लगती है, AIM, इन सब पार्टीज़ को छोड़ के मैं तो कहता हूँ इनको छोड़ दो, बाकी सबको वोट दो। मैं तो ये ओपनली कह रहा हूँ ना। और मैंने देखिए, मैंने एक चीज़ के लिए, सिर्फ किसी भी नेता से मिलने के लिए मैं कह रहा हूँ घुटनों के बल तैयार हूँ। किस चीज़ के लिए? इन चुनाव में चोरी की मशीनों के खिलाफ। मैं तो मिलता ही नहीं ना किसी से, ना मुझे चाहिए किसी से। सर, कंगना रनौत जो है इंदिरा गांधी को अनमेच्योर लेडी कहा है, कमजोर PM कहा है, और उनको देश जो है आयरन लेडी कहती है। तो कंगना रनौत फिल्म बनाई है तो उनको पढ़ा होगा तभी तो बनाई है ना। समझने का फर्क है। देखिए, जो व्यक्ति की अपनी अपनी नज़र होती है ना, मुझे जैसे आरएसएस और बीजेपी वाले बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। तो अब जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उनको मैं बुरा लगता हूँ। ये ऐसे है, रावत जी का जो मानसिकता है, जो उनका मेंटल लेवल है, उससे इंदिरा जी उनको बुरी लगेंगी। और जो इंदिरा जी को समझने वाले लोग हैं, बीजेपी की मानसिकता वाले नहीं हैं, उनको कंगना रनावत जी बुरी लगेंगी। ये बिल्कुल साफ है। जितना कंगना रनावत जी को वो इंदिरा जी कमज़ोर लगती है, इसका मतलब बाकी सब लोगों की नज़र में वो उतनी मजबूत हैं, एंड वाइस वर्सा। तो अब देखिए, आज़ादी की बात आपने की थी मोहन भागवत जी की, तो आज़ादी में जो मेरे पास आज़ादी आई, जब मैं पैदा ही हुआ तो मेरे पास क्या क्या आज़ादियाँ थी, इसका उल्टा मोहन भागवत जी आज़ादी देना चाहते हैं सबको। मेरे पास वोट देने का अधिकार था, मेरे पास पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, मेरे पास कुछ भी बोलने का अधिकार था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था, मेरे पास
और SC ST और OBCs के पास जब मैं पैदा हुआ तो रिजर्वेशन का अधिकार था। अब ये मोहन भागवत जी को ये सब आज़ादी नहीं लगती, उनको तो ये गुलामी लगती है। उनको आज़ादी क्या लगती है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उनकी आज़ादी वो है। तो उनकी आज़ादी के स्टेप में जो उन्होंने सबसे बड़ा कदम लिया अब तक, वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि जनवरी 2023 में या जब भी उनको आज़ादी मिली है, वो अपनी आज़ादी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और उनके एक बहुत बड़े नेता, मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा, ये संविधान खत्म कर देंगे, दूसरा संविधान ले आएंगे ओपनली। और वो उनके एक बहुत ही मुखर व्यक्ति हैं जिनका सामना मैं अदालत में कर रहा हूँ बहुत सारे केसेस में। वो जैन साहब जो हैं, कौन रहेगा ये बताइए। अब वो मेरे ख्याल से तो जैन साहब रहेंगे, जो कह रहे हैं कि मैं ले आऊँगा, जो हरिकृष्ण जैन साहब हैं, वकील जो है। किस पार्टी की सरकार रहेगी 35 में? वो मनुवादी सरकार, वहाँ ये तो पता ही नहीं रहा ना कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, ये नहीं बता रहे हैं वो, ना अपना संविधान डिस्क्लोज कर रहे हैं क्या होगा। ये बोल रहे हैं कि ये संविधान 2035 तक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से ये देशद्रोह है, मेरा ख्याल नहीं, मेरी पक्की ये मानना है, देशद्रोह है। ये सभी लोग देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं। और कांग्रेस पार्टीज और दूसरी पार्टी सिर्फ लिप सर्विस करके इनको क्रिटिसाइज कर रही हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए, इनकी और पॉपुलैरिटी देने के लिए। कानूनी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। मेरी फिल्म देखिए, सारी जायदाद हमने लगा दी। मैं टाइम वेस्ट ना करें, ये किताब खरीदें। मैं ये कहूँगा, कंगना जी से भी यही कहूँगा, ये किताब पढ़ लें। शायद वो अपनी फिल्म का एक जो सीक्वल बनाएंगी माफ़ी मांगते हुए कि मैंने सब झूठ बोला था, असली किताब में सच्चाई में ये लिखा है, ये कहूँगा मैं।